हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी में। तो हम लोग अध्याय 6 को पढ़ रहे थे। अध्याय 6 में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक सिद्धांत को पढ़ रहे थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। पिछले खंडों में तुम पढ़ चुके हो कि डीएनए में मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम किसी भी जीव की आनुवांशिक सूचना का निर्धारण करता है। तो हम लोग के जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर किससे निर्धारित होते हैं? डीएनए पे मिलने वाले क्षारों के क्रम से। डीएनए क्या है? एक बहुलक है। किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का ये बहुलक है। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड किसके बने हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ये फॉस्फेट जब जुड़ जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड से, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है तो बनाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड किससे बना है? इसमें आपके प्यूरिन्स या पाइनिमिडीन, नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे, प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शर्करा। तो शर्करा और नाइट्रोजिनस बेस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और जब ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की सहायता से जुड़ते चले जाते हैं तब हमारा बहुलक तैयार होता है डीएनए का या आरएनए का, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की पेंटोज शुगर यूज हुई है। अगर राइबोज शुगर यूज हुई है तो डीएनए तो आरएनए बना, और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज हुई है तो डीएनए बना। ठीक है जी। तो इसमें डीएनए के स्ट्रैंड में आप देखते हैं कि ए टी सी जी ए टी ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है, क्षार। इनका कोड बनता है 3-3 का, और उस कोड के हिसाब से मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो मैसेंजर आरएनए के कोड के हिसाब से 3-3 के जो नाइट्रोजिनस बेस कोड की माफिक काम कर रहे हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में अगला आएगा। ये अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन चेन का निर्माण होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। तो किस नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है इसका निर्धारण कौन कर रहा? ये नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस कर रही है। तो दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए क्षारों का अनुक्रम, ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस है यही निर्धारित कर रही कि आनुवांशिक सूचना जो उसके पास हेरिडिटरी से रिलेटेड सूचना है डीएनए के पास, जीन के पास, उसका निर्धारण यही नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस कर रही जो डीएनए पे। दूसरे शब्दों में किसी भी जीव का आनुवांशिकी व्यवस्था उसके डीएनए में मिलने वाले अनुक्रम से निर्धारित होती है। इसको दूसरे शब्दों में हम बोलें तो किसी भी जीव की आनुवांशिक व्यवस्था जो है, जो उसकी जेनेटिक उसके पास इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, उसको निर्धारित कौन कर रहा? डीएनए में मिलने वाले सीक्वेंस से। दो भिन्न व्यक्तियों से मिलने वाला डीएनए अनुक्रम कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। तो जो दो भिन्न व्यक्ति हैं उनमें डीएनए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्न जरूर होगा। यह कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती हैं। जब हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई ये जो डीएनए की सीक्वेंस है, डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस या नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंस, वो दो व्यक्तियों में अलग अलग होंगी, तो इस बात को लेके चिंतन मनन होने लगा कि कम से कम किसी एक व्यक्ति का डीएनए की सीक्वेंसिंग तो हम लोग करें, मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के बारे में पता लगाने को, पता लगाएं कम से कम एक की तो हम लोग ये कोडिंग करें, ये देखें कि उसमें क्या सीक्वेंस मिल रही है। आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीकों की विकास से, अब ये तो आरडीएनए या आप कहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हमारा बायोटेक्नोलॉजी की जो तकनीक्स आ गई, उन तकनीकों के आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीकों के विकास से किसी भी डीएनए खंड को विलगित करने कि हम डीएनए को आज की तारीख में किसी सेल से आइसोलेट कर सकते हैं, वो क्लोन कर सकते हैं, वो उसकी कॉपी बना सकते हैं। आरडीएनए में यूज़ होने वाले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले टूल्स औजार की सहायता से आज की तारीख में हम लोग क्या कर सकते हैं?
तो किसी भी सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, विलगित कर सकते हैं और उसकी कॉपी बना सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। वह डीएनए अनुक्रमों को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। तो आज की तारीख में हम लोग ये कैपेबल हैं कि हम लोग किसी सेल से डीएनए को निकाल सकते हैं, उसकी कॉपी बना सकते हैं और डीएनए के अनुक्रम को, सीक्वेंस को समझने के लिए जो डीएनए के टुकड़े हैं उनमें किस सीक्वेंस में कौन से न्यूक्लियोटाइड अरेंज है, क्षार अरेंज है, आज की तारीख में हम लोग उसकी सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं। तो ये तकनीक विकसित होने से हम लोगों ने 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करी। तो आपसे पूछा जाता मानव जीनोम परियोजना कब से शुरू हुई? 1990 से। तो 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। मानव जीनोम योजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और मानव जीनोम परियोजना महायोजना थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था। ये मेगा प्रोजेक्ट कहलाता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कहलाता। इस योजना के उद्देश्यों पर ध्यान दें, वह विस्तार व आवश्यकता के बारे में कल्पना कर सकते हैं। जब हम इसके योजना के उद्देश्य को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये कितने लार्ज स्केल पे कितनी बड़ी योजना थी। ठीक, मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। तो सिंगल जीनोम जो हम लोग का 3.3 × 10⁹ बेस पेयर से बना। तो यहाँ पे इन्होंने 3 × 10⁹ 4 युग्म बेस पेयर लिख दिए हैं। 4 युग्म बेस पेयर जोड़ा, 4 युग्म बेस पेयर जोड़ा। यदि अनुक्रम जानने के लिए प्रति क्षार $3 का खर्च होते हैं। अब हम ये जानें कि हमें इतने बेस की सीक्वेंस बनानी है, इतने हैं, नंबर तो मालूम है लेकिन सीक्वेंस क्या नहीं मालूम, सीक्वेंस हमें मालूम करनी है। और यदि ये सीक्वेंस मालूम करने में पर बेस खर्चा जो आ रहा है, प्रति क्षार $3 का खर्चा आ रहा, ठीक होते हैं। तो पूरी योजना पर कितना खर्च होगा? मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दीजिए। एक पे अगर 1 पे 3 का खर्चा हो रहा है तो 3 × 10⁹ पे कितना खर्चा? 3 × 3 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ इतना खर्चा आएगा। $9 बिलियन खर्च होगा। $9 बिलियन खर्च होंगे। बिलियन मीन्स 100 करोड़। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो $9 बिलियन खर्च होंगे। 1990 का ये एस्टिमेट है, इतना बड़ा खर्चा था। 900 करोड़ अमेरिकन डॉलर, और $1 आपको आज की तारीख में पता लगभग 80 रुपए के बराबर है। तो इतना खर्चा होगा। प्राप्त अनुक्रमों को टंकणित रूप से किताब में संग्रहित किया जाए। अब जो हम लोग को सीक्वेंसेस हम लोगों ने कर दी, जो सीक्वेंस हम लोग को मिली, उन सीक्वेंसेस को हम लोग एनोटेट कर लें, हम लोग लिख लें, टंकन कर लें, लिख लें, नोट कर लें, किताब में संग्रहित कर लें। तो प्रत्येक पृष्ठ में 1000 अक्षर हो, तो इस प्रकार की 1000 पृष्ठ हो, तो इस प्रकार की मानव कोशिका के डीएनए को संकलित करने के लिए 3300 बुक्स की आवश्यकता होगी। अब मानिए जो जानकारी आपको मिली वो किसी किताब में आप लिखना चाहें तो 1000 पन्ने की, और हर पन्ने पे 1000 अक्षर की 3300 बुक्स भर जाएंगी। 1000 पन्ने की 1000 अक्षर वाली 3300 बुक्स भर जाएंगी। ठीक है, इतनी लंबी जानकारी है। 1000 पन्ने हो हर किताब में, और हर पन्ने पे 1000 अक्षर हो, ATTCAG 1000, और 1000 पन्ने हो तो 3300 बुक्स भर जाएंगी ये लिखने में। सीक्वेंस इतना लंबा सीक्वेंस है, इतनी लंबी जानकारी है। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गणितीय संगणक संधान की आवश्यकता होगी। तो हम लोग इतनी लार्ज पैमाने पे इतनी जल्दी ये सब कर लें, उसके लिए आपको क्या चाहिए? हाई स्पीड वाले कंप्यूटर चाहिए, उच्च गणितीय जो हाई एफिशिएंसी वाले कंप्यूटर चाहिए। बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए, इतनी बड़ी संख्या में आंकड़े जो प्राप्त हो गए, आप हाथ के द्वारा नहीं लिख पाएंगे। आपको क्या चाहिए? बहुत उच्च श्रेणी के कंप्यूटर चाहिए, बहुत हाई फाई कंप्यूटर चाहिए। उच्च गणितीय, उच्च गतिकी, हाई स्पीड, उच्च गतिकी संगणक साधन, उच्च गतिकी संगणक साधन कि आपको हाई स्पीड के कैलकुलेटिंग वाले आपको चाहिए क्या? कंप्यूटर, जिससे आंकड़ों के संग्रह
आंकड़ों का संग्रह हो सके, जो हमें जानकारी मिल रही है उसको आप रख सकें, संयोग के संग्रह कर सकें, विश्लेषण उसकी एनालिसिस कर सकें, और पुनः उपयोग बाद में अगर आप उपयोग करना चाहें तो जैसे आपके इसमें मोबाइल में या आपके पीसी पे या आपके किसी टैबलेट पे होता है जी, आप उसको सेव कर लीजिए और बाद में उसको फिर से देख लीजिए। मानिए लेक्चर मेरा आपको बहुत पसंद आए, आपने डाउनलोड किया और आपने सेव करके और बाद में उसको फिर से देख लिया, तो आंकड़ों का संग्रहण कर सकें, विश्लेषण कर सकें, वह पुनः उपयोग में ला सकें। इस तरह की आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए तरीके। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विकास कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो सका और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो सका, साथ के साथ बायोलॉजी की एक नई फील्ड डेवलप हुई जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एक नई फील्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप हुई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? इस फील्ड में आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है बायोलॉजी की चीज़ों को समझने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको हम लोग जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। HPG के लक्ष्य, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या हैं? मानव DNA में मिलने वाले HPG के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं। तो कुछ लक्ष्य निम्नलिखित हैं। लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। तो मानव DNA में मिलने वाले लगभग सभी जीनों के बारे में पता लगाना। HPG के मुख्य लक्षणों में से एक लक्ष्य ये है, HPG के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य में से एक लक्ष्य ये है कि मानव DNA में मिलने वाले लगभग एस्टिमेटेड हमारा 20,000 से 25,000 जीन है, उनके बारे में, सभी जीनों के बारे में पता लगाना। लक्ष्य हम लोग पढ़ रहे हैं HPG के लक्ष्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे, क्यों HPG चालू हुआ। तो जितने भी जीन मानव जीनोम में हम लोग मान रहे हैं जी 20,000 से 25,000 एस्टिमेटेड जीन थे, उन सबका पता लगाना। मानव DNA को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। और मानव ये जो जीनोम है इसमें 3 बिलियन 3 × 10⁹ बेस पेयर है, उनकी सीक्वेंस को पता करना, उनकी सीक्वेंस को निर्धारित करना। उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित कर लेना। जो जानकारी मिली उसको आप डाटाबेस स्टोर कर लीजिए डाटा के रूप में। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, और इन आंकड़े जो हमें मिले उसकी एनालिसिस करना, और इस एनालिसिस में नई तकनीक को बनाना, नई तकनीक का सुधार करना, अपग्रेड करते रहना। तो न्यू टेक्नोलॉजी को आप धीरे धीरे उसको और इम्प्रूव करते रहिए। इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी टू एनालाइज दिस डाटा। जो डाटा मिल गया, योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनिक, सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। और ये जो योजना आप चला रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड कोई आप पे दावा ठोक दे कि भाई ये नैतिक रूप से गलत है, तो उसके सैद्धांतिक, नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में उसको भी एड्रेस करना। तो मोरालिटी, ये आप कहिए कि एथिकल इश्यूज़, सामाजिक इश्यूज, सोशल इश्यूज़ और लीगल इश्यूज़। तो एथिकल, लीगल और सामाजिक इश्यूज़ को एड्रेस करना। अगर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है तो उसका निपटारा करना, उनको भी समझना। तो जितने जीन है उनका पता लगाना, पूरी सीक्वेंसिंग कर लेना। सीक्वेंसिंग करने के बाद जो आपको डाटा मिला उसको स्टोर कर लेना, डाटा की एनालिसिस कर लेना। और अगर कोई दुविधा खड़ी हो रही है, कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, तो उसका निपटारण, कंट्रोवर्सी कि सामाजिक तौर पे कोई आपको चैलेंज करे कि भाई ये काम आप गलत कर रहे हो, या कहिए कि सामाजिक या लीगल या आपके नैतिकता के आधार पर कोई आपको चैलेंज करे, तो इन सब बातों को एड्रेस करना, समझना। ठीक है जी। मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना का, जिससे अमेरिकी ऊर्जा विभाग, अमेरिकन एनर्जी डिपार्टमेंट, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मानव जीनोम परियोजना जो 13 साल की परियोजना थी, जिसे किसने लागू किया या किसने सहयोग दिया उसमें, तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये पूछा जाता कि मानव जीनोम परियोजना में किन लोगों ने सहयोग दिया या कौन मुख्य रूप से उसके भागीदार थे। तो मुख्य रूप से भागीदार थे US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, अमेरिकी ऊर्जा विभाग, एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी, यूएस इंस्टीट्यूट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा तो है ही है। ये पूछा जाता है आपसे, अमेरिकी ऊर्जा विभाग, अमेरिकी ऊर्जा विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये इसके मुख्य कंट्रीब्यूटर थे इस योजना को चलाने में। द्वारा सहयोग प्राप्त था। प्रारंभिक वर्षों में वेलकम न्यास, वेलकम ट्रस्ट, प्रारंभिक वर्षों में वेलकम ट्रस्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। वेलकम न्यास, वेलकम ट्रस्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यूके की, यूनाइटेड किंगडम की एचपीजी में भागीदारी थी। बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। तो ये वाली लाइनें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसमें। सबसे पहले कौन दो थे? सबसे पहले दो थे हमारे अमेरिकन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में वेलकम ट्रस्ट भी इसमें जुड़ा और वेलकम ट्रस्ट के बाद और भी देश जुड़े जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन। ठीक है, द्वारा सहयोग प्रदान किया गया और आखिरी में आके 2003 में ये परियोजना पूर्ण हो गई। तो 1990 से लेकर 2003 तक चली, 13 साल लगे। मेगा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रोजेक्ट चलाएगा। विभिन्न व्यक्तियों से मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से मानव में मिलने वाली हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने, उपचार करने, कुछ हद तक उन्हें रोकने में सहायता मिली है। तो इससे फायदा क्या मिला? विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए विभिन्नता, हर व्यक्ति का डीएनए दूसरे से भिन्न है, उसकी जानकारी से मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानना, जो हमें डिफॉर्मिटी हो रही, जो हम लोग को बीमारियां हो रही हैं, उनको पहचानने में सहायता मिली। उनका डायग्नोसिस करने में, उपचार करने में, ट्रीटमेंट करने में व कुछ हद तक उनको इनिबिट करने में, रोकने में। प्रिवेंटिव मेजर भी ले सके, क्यूरेटिव मेजर भी ले सके। तो डीएनए के आपको जो मिल गई सीक्वेंस और उसमें जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं हेल्दी पर्सन में, और उनके आधार पे हम लोग को बीमारियों के डायग्नोसिस में, बीमारियों के ट्रीटमेंट में और बीमारियों को प्रिवेंट करने में सहायता मिली। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने, मानव जीव विज्ञान से संबंधित जो मिस्ट्रीज थी, सुरागों को समझने में, अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रमों की प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन क्षेत्र और पर्यावरण सुधार की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सकता है। तो मानव के जीनोम के सीक्वेंसिंग से हम लोग को बीमारियां होने का कारण, उसका निवारण, उसका ट्रीटमेंट, ये सब समझने में सहायता मिली है। इसके साथ के साथ कुछ ऐसे भी जीवों के डीएनए को किया गया है, अनुक्रम किया गया है, जो मानवीय नहीं है, मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की भी सीक्वेंसिंग करी गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई है। कई अमानवीय प्रतिरूप जीवों, तो उनको करने से हमें क्या फ़ायदा मिला कि हम उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, कृषि में, एग्रीकल्चर में, ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, पर्यावरण सुधार, इन्वायरमेंटल रेमेडीज़ के लिए। तो उस दिशा में उठने वाले चुनौतियों से हम उसको हल कर सकते हैं अगर हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम की भी सीक्वेंसिंग हो गई। तो इस तरह से हम लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं दूसरे कामों में भी। कई अमानवीय प्रतिरूप जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, ईस्ट, एनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, केनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ड्रोसोफिला पौधा आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो ड्रोसोफिला की हम लोग सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, ईस्ट की सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, याद रखिएगा। सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, इसकी हम लोग सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, ड्रोसोफिला की कर चुके हैं। और पौधा जैसे कि आपका धान का पौधा व एरिडोप्सिस, इसकी हम लोग सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। तो कई अमानवीय प्रतिरूप जैसे कि जीवाणुओं, हमारे जीवाणु, बैक्टीरिया, ईस्ट, सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, इसकी हम लोग ड्रोसोफिला पौधे में, धान के पौधे की हम लोग इनकी भी सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। तो ये वाली लाइनें भी इम्पोर्टेंट है।
कार्यप्रणालियाँ आइए कि क्या फंक्शनिंग है, किस तरह से हम लोग ये काम जीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, या डीएनए सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो डीएनए के आपके बेसिस की सीक्वेंसिंग करी गई, वो किस, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी थी, कार्यप्रणाली क्या थी, मेथडोलॉजी क्या थी, मेथड क्या अपनाया गया। तो मेथडोलॉजी या कार्यप्रणाली क्या थी, इस विधि में दो महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया। तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए दो तरीके हम अपना सकते हैं और दो तरीकों का उपयोग किया गया। पहले प्रयास में उन सभी जीन को जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देना तथा इसे व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहना। तो पहले प्रयास में जितने भी जीन ह्यूमन जीनोम में मिल रहे हैं जो अपने को एक्सप्रेस करते हैं, जीन अब जब अपने को एक्सप्रेस करता है, जीन का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, जीन पे बनेगा मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन होगी, उस ट्रांसक्रिप्ट का जब ट्रांसलेशन होगा, स्थानांतरण होगा, तो बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो डीएनए पे आरएनए का बनना, उस आरएनए से प्रोटीन का बनना, तो डीएनए ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया, जीन ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया। तो जितने भी जीन हैं अपने को एक्सप्रेस करते हैं, अपने को दिखाते हैं, अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हैं, व्यक्त करते हैं। तो उनके बारे में ध्यान देना, जितने भी जीन हैं जो अपने को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, उन सभी जीन के बारे में ध्यान देना, इसे व्यक्त अनुक्रम घुंडी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। व्यक्त अनुक्रम घुंडी या एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। अपने को एक्सप्रेस कर देंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। दूसरा प्रयास है कि जीन में मिलने वाले सभी जीनोम के व्यक्तेक व अव्यक्तेत अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों को निर्धारित करना। तो एक तो ये तरीका है कि भाई जितने भी जीन हैं जो अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उनकी सीक्वेंसिंग कर लीजिए, उनको देख लीजिए। दूसरा यह है कि सभी जीनोम के व्यक्त व अव्यक्त अनुक्रम कि आप केवल एक्सप्रेस सीक्वेंस नहीं, अनएक्सप्रेस सीक्वेंस को भी डिकोड कर लें। पहला ये था कि ह्यूमन जीनोम में जितने भी जीन हैं जो अपने को एक्सप्रेस करते हैं, तो व्यक्त अनुक्रम जो अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर देंगे, आप केवल उनकी सीक्वेंसिंग कर लीजिए। दूसरा है, आप ये बाइफरकेट ना करिए, ये भेदभाव ना करिए कि हम केवल उन अनुक्रमों की सीक्वेंसिंग करेंगे, अनुक्रम करेंगे जो अपने को व्यक्त कर रहे हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्तेक और अव्यक्तेक दोनों अनुक्रमों की जानकारी, दोनों को हम लोग सीक्वेंसिंग कर लें, वह उनके कार्यों का निर्धारण कर लें, और बाद में उनके कार्य कि भाई तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया, कार्यों का निर्धारण कर ले। इसे अनुक्रम टिप्पण या सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। तो जब आप कि भाई आपके पास 10 लड़के हैं, समझो 10 लड़कों में आपके पास राजा है, आपके पास कुलबीर है, आपके पास नरेश है और 4 लड़के और हैं। अब आपने उनकी कि भाई ये 3 काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं, जब आप उसको राजा ने ये काम किया, कुलबीर ने ये काम किया, नरेश ने ये काम किया, बाकी के जो 4 हैं वो तो निठल्ले हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप क्या करेंगे, जब व्यक्तित्व को पहचान लिया, उसके बाद उन कार्यों को निर्धारित करना जो कार्य कर रहे हैं। इसे एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन कह रहे हैं, अनुक्रम टिप्पण कह रहे हैं। जैसे आपके पास कोई फाइल आई, आप उस पर एक टिप्पणी नोट लिख के छोड़ देते हो कि ये फाइल राजा राम बहादुर सिंह की है, और राजा राम बहादुर सिंह क्या काम करता है कि सुबह का नाश्ता पकाने की जिम्मेदारी उसकी है। एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। तो पहले तो आप जीनोम के व्यक्त व अव्यक्तित अनुक्रम की जानकारी कर ली और उनसे होने वाले कार्यों को निर्धारित कर दिया। कोशिका के पूर्ण डीएनए में स्थित अनुक्रमों की जानकारी के लिए पहले, अब कोशिका में जो भी डीएनए है, पूर्ण डीएनए, संपूर्ण डीएनए, उसमें उसके अनुक्रम की सीक्वेंसिंग करने के लिए पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें डीएनए को अलग करना, इसे विलगित कर छोटे छोटे यादृच्छिक खंडों में बांट देना, और उसके बाद उसको रिलेटिवली शॉर्ट सेगमेंट्स में उसको बांट देना है। याद करिए, डीएनए एक बहुत लंबा बहुलक है। डीएनए इज अ लॉन्ग, अ बिग पॉलीमर, बहुत बड़ा पॉलीमर है, छोटा मोटा पॉलीमर नहीं है। तो डीएनए अपने आप में एक बहुत बड़ा अणु है। इतने बड़े अणु की सीक्वेंसिंग करने के लिए सबसे पहले आप उसको अलग करिए और अलग करके उसके टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद कौन सा टुकड़ा क्या काम कर रहा है ये जानिए, फिर उसको एनोटेट करिए, बताइए कि ये टुकड़ा ये काम कर रहा है। तो डीएनए अपने आप में एक बहुत लंबा बहुलक है। इस कारण से डीएनए के लंबे टुकड़ों के अनुक्रम में परेशानी होती है। तो बहुत लंबा है
तो आप इतने लंबे की सीक्वेंसिंग करने में आपको दिक्कत होगी, तो पहले आप उसको निकालेंगे और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से आप उसको कट कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। तो इस कारण से डीएनए के लंबे टुकड़ों के अनुक्रम में परेशानी होती है। तो हमने उसके क्या किए, छोटे छोटे यादृच्छिक खंड कर लिए, रिलेटिवली शॉर्ट सेगमेंट्स कर लिए बनाकर। उन शॉर्ट सेगमेंट्स को बनाकर हमने क्या किया, संवाहकों का उपयोग उचित आतिथ्य में भेज देते हैं। अब हम वेक्टर की सहायता से उसको उसके होस्ट सेल में भेज देंगे, उचित आतिथ्य में होस्ट सेल में भेज देंगे संवाहक की सहायता से वेक्टर। तो आपने टुकड़े किए, फिर वेक्टर, संवाहक, टुकड़ा किया, आपने टुकड़े किए तो जो लंबा टुकड़ा है उसको वॉल्वो बस में भेज दिया, जो छोटा टुकड़ा उसके लिए आपने ओला कैब मंगा ली, और जो बहुत ही छोटा उसके लिए ऑटो मंगा ली। तो टुकड़े करने के बाद आप उसको संवाहक वेक्टर्स की सहायता से, वेक्टर क्या हमारे प्लाज्मिड है या कॉस्मिड है या हमारे बैक और यैक है। यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग बैक यैक का प्रयोग करते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि इनकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। बहुत लंबा सेगमेंट ये ले जा सकते हैं। भैया आप घर शिफ्ट कर रहे हो और आपका घर एंटीलिया टाइप का है, बहुत बड़ा घर है, तो आप क्या मंगाओगे, आप कम से कम आप ऐसे कैरेट मंगाओगे, 2 बड़े बड़े कंटेनर, जिससे सामान शिफ्ट हो सके। और अगर आप छड़े छांट हो, अकेले हो, एक कमरा लेके रह रहे हो, तो उतना तो आप एक बैग अपनी पीठ पर डालोगे, निकल लोगे सीटी बजाते, खुद ही शिफ्ट हो जाओगे। और अगर आप कोई मिडिल फैमिली को बिलोंग करते हो, आप ट्रक बुलाओगे। अगर आप केवल मियाँ बीबी हो तो आप क्या छोटा हाथी बुला लोगे। मतलब जितना सामान आपने भेजना है उस हिसाब से आप गाड़ी मंगाओगे। इसी तरह से जो हम डीएनए का टुकड़ा आरडीएनए बनाने के लिए होस्ट सेल में भेज रहे हैं, आरडीएनए बनाने के बाद उसकी कितनी लेंथ है, कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से बना है, उसी हिसाब से आप कैरियर चुनोगे, तो संवाहक चुनोगे और कॉम्पिटेबल होस्ट सेल में भेज दोगे कि आप प्रोकैरियोटिक सेल में भेज रहे हो कि यूकैरियोटिक सेल में। ये सारी बातें आपकी कहाँ हुई हैं, ये सारी बातें आपकी बायोटेक में हुई हैं। बायोटेक पढ़ लीजिए मेरे साथ, सारी दिमाग के जो है पन्ने खुल जाएंगे। लौट के आता हूँ, तो आपने क्या किया, संवाहक वेक्टर का प्रयोग करके आपको उचित जो उसके लिए कंफर्टेबल होस्ट सेल है उसमें भेज दिया। क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के प्रवर्धन में सहायता करता। अब वहाँ पे भेज दिया, वहाँ क्या होगी, क्लोनिंग होगी, उसकी कॉपी होगी और डीएनए का प्रवर्धन, प्रचार प्रसार होगा, जिससे इन अनुक्रमों के बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाता। तो जब आपने उसके मल्टीपल कॉपी बना ली, उसका प्रवर्धन कर लिया, तो अनुक्रमों को जानकारी मिलना आसान हो जाएगा। सामान्यतः उपयोगी आतिथ्य जीवाणु व ईस्ट है, और सामान्यतः जो आप भेज रहे हो होस्ट सेल वो क्या है, होस्ट सेल या तो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, या यूकैरियोटिक सेल है तो ईस्ट है। तो या तो आप बैक्टीरिया में भेजोगे, बैक्टीरिया के अंदर एंटर कराओगे, या आप ईस्ट जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल जिसको भी आपने चुना है हो सकती है, उसमें आपने भेजा। समान उपयोगी आतिथ्य, तो सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि कॉम्पिटेबल होस्ट या हमारे लिए उपयोगी होस्ट कौन है, जीवाणु और ईस्ट होते हैं। और संवाहकों को हम बैक या यैक की सहायता से भेजते हैं। संवाहक बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र कहते हैं, जिनकी सहायता से आपने भेज दिया। ओके, खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रम जो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के आधार पर सिद्धांत पर कार्य करता का उपयोग कर अनुक्रमण करते हैं। अब ये जो आपने सेगमेंट्स बना दिए थे उनको हम आटोमाइज़र कहिए कि एनोटेशन से, ऑटोमेटिक मशीन है जो इसको खंड की, ये जो डीएनए पे ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, वो सीक्वेंस को बता देगा रीड करके कि ये सीक्वेंस है। खंडों को स्वचालित ऑटोमेटिक डीएनए अनुक्रमक, डीएनए सीक्वेंसर, वो सीक्वेंस को रीड करके बता देगा कि ये सीक्वेंस है, जो कि फ्रेडरिक सेंगर द्वारा, ये पूछा जाता है आपसे किसने इसको, हमारे डीएनए सीक्वेंसर किसके सिद्धांत पे काम करता है, फ्रेडरिक सेंगर के सिद्धांत पे काम करता है, विकसित विधि के सिद्धांत पे काम करता है, जो कि फ्रेडरिक सेंगर ने विकसित करी थी, का उपयोग कर अनुक्रमण कर दिया, उसकी सीक्वेंसिंग कर दी। याद रखिए, याद करो, डीएनए में, प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करने की विधि के विकास का श्रेय सेंगर को ही जाता है।
एक चीज़ ये यहाँ पे याद कर लीजिए कि प्रोटीन में सबसे पहले अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग किसने करी थी? हमारे सेंगर भाई साहब ने करी थी। अमीनो एसिड क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो इसको डिकोड करने की तकनीक इन्होंने डेवलप करी, सेंगर ने। इन अनुक्रमों को एक से दूसरे में स्थित अंश छादन, इन अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित अंशादन के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। अब आपने सीक्वेंसिंग कर दी, अब ये वाला सीक्वेंस ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, ये कैसे डिसाइड होगा भाई? आपको इतने सीक्वेंस मिल गए, टुकड़े मिल गए। इस टुकड़े के बाद ये टुकड़ा आएगा, इस टुकड़े के बाद ये टुकड़ा आएगा, इस टुकड़े के बाद ये टुकड़ा आएगा। कैसे? वो ओवरलैपिंग सेगमेंट से पता लगा। ओवरलैपिंग सेगमेंट से पता लगा कि ये पहला टुकड़ा इसका एंड हुआ तो इसका अगला टुकड़ा ये होगा, इसका अगला टुकड़ा ये होगा, इसका अगला टुकड़ा ये होगा, इसका अगला टुकड़ा ये, इसका अगला टुकड़ा ये। वो ओवरलैपिंग सेगमेंट से पता लगा कि ये जो आपने टुकड़े किए थे, टुकड़े किससे किए? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। और उसकी सीक्वेंसिंग कर ली। सीक्वेंसिंग किससे करी है? ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर से। अब सीक्वेंसिंग तो कर ली, लेकिन इस वाले टुकड़े के बाद ये टुकड़ा ये कैसे जाना, वो हम देखेंगे कि इसका एंड जो है और इसकी जो शुरुआत है, उनकी सीक्वेंसिंग ओवरलैपिंग सीक्वेंस से पता लग जाएगी। कैसे? तो बेटा अब इसको समझो, आप बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बुक दी 1 से 100 पेज की, ठीक है? 1 से 100 पेज की एक बुक दी। हमने इसका कहा कि 10 टुकड़े कर दो। आपने जो टुकड़े किए, आपने टुकड़े हो सकता है 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से किए। ऐसे ही हमने एक दूसरे को बुक दी, हमने कहा इसके टुकड़े कर दो। उसने इसके टुकड़े किए 1 से 18, फिर उसने टुकड़ा किया 19 से 29, फिर एक टुकड़ा किया 29 से 39। अब आप जब इसकी सीक्वेंसिंग देखोगे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 10 के बाद क्या है आपको समझ में आ जाएगा ना, 18। जब आप इसके टुकड़े और इसके टुकड़े मिलाओगे तब ओवरलैपिंग समझ में आएगा कि 1 से 10 ये चलते चले जो हमारे, तो उसके बाद ये है, तो उसके बाद 10 से 20 तक अब आपको पता लग गया ओवरलैपिंग 1 से 18 और 10 से 20 ये ओवरलैप कर रहे होंगे। 10 से 20 तक का, 10 से 18 तक का जो टुकड़ा है उसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस ओवरलैप कर रही है। क्या समझ में आया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ह्यूमन जीनोम को आप एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटवा लीजिए। आपने बाम H1 का इस्तेमाल करके कटवाया और एक आपने कटवाया है इको R1 से। तो इन टुकड़ों में आपको ओवरलैपिंग स्ट्रैंड दिख जाएंगे, एक ही से नहीं दिखेंगे। आई बात समझ में? महीन बात है, बहुत महीन बात है जो मैं समझा रहा हूँ। और वही समझ पाएगा जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के काम करने का तरीका मालूम होगा, दूसरा नहीं समझ पाएगा। उसके लिए आसान भाषा में कि मेरे पास NCERT की बुक है, एक ही बुक है, मैंने एक राम को दी, एक शाम को दी कि लो भाई इसके ज़रा कर दो, आप टुकड़े कर दो कुछ। तो राम ने किया 1 से लेके 15 पेज तक, फिर 16 से लेके 20 पेज तक, फिर 21 से लेके 40 पेज तक, फिर 41 से लेके 80 पेज तक। यही चीज़ हमने उसको दे रखी कि भैया टुकड़े कर दो। उसने किया 1 से लेके 25 पेज तक, 26 से लेके 52 पेज तक, 53 से लेके 53 से लेके 90 पेज तक। तो जब आप इन दो का कंपैरिजन करोगे, अलग अलग जो 2 टुकड़े कराए, तब आपको ओवरलैपिंग स्ट्रैंड दिखाई देंगे ना बच्चे। आई बात समझ में? अगर एक ही के स्ट्रैंड आपने टुकड़े कर लिए तब थोड़ी ना ओवरलैपिंग स्ट्रैंड। तो 1 से 15 तक, अब यहाँ पे 1 से 25, तो 1 से 15 तक जब आपने सीक्वेंस पढ़ी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो 15 के बाद 16 आपको समझ में आ गया ना कि 15 के बाद 16, तो 1 से 25 तक समझ में आ गया। तो 1 से 25 तक, 1 से 15, फिर 16 से 20 तक ओवरलैपिंग आप समझ गए। इस टुकड़े के बाद ये टुकड़ा है, क्योंकि 16 से 25 तक आप इधर पढ़ के आए हो तो आपको पता लग गया ये टुकड़ा है। इसी तरह से आप सीक्वेंसिंग कर लोगे, अलग अलग टुकड़े की। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो एक रट्टा ये मान लो, रट्टा मान लो कि भैया इन अनुक्रमों को एक के बाद दूसरा, ये जो टुकड़े हैं डीएनए के, कौन सा टुकड़ा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस आधार पे हम लोगों ने किया है? ओवरलैपिंग सेगमेंट के आधार पे किया। तो रट्टा मान लो भैया। अगर नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छा।
अनुक्रमण हेतु अंश साधन, तो अनुक्रमण हेतु अंश साधन खंडों का निर्माण होना आवश्यक है। ओवरलैपिंग सेगमेंट का निर्माण कि भाई आप कैसे जानेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 14, ओवरलैपिंग सेगमेंट से जानेंगे। इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है। अब मानव इसको रीड कर ले और पंक्तिबद्ध कर ले, संभव नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए? मशीन। इस कारण से कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्राम के विकास की आवश्यकता है। तो कंप्यूटर बेस स्पेशल प्रोग्राम इसके लिए चाहिए। कंप्यूटर रीड करेगा और बता देगा कि इस सेगमेंट के बाद ओवरलैपिंग सेगमेंट वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। बाद में इन क्रमों को टिप्पणी कर और बाद में ये जो अनुक्रम है ये पता लग गया जी ये इंसुलिन के लिए बना रहा जानकारी है, ये बीटा ग्लैक्टोज बना रहा उसकी जानकारी है, ये फलाना काम कर रहा उसके पास जानकारी है, ये फलाना काम। तो एनोटेशन या आप ये टिप्पणी उस पर टीका टिप्पणी कर दोगे कि कौन सा खंड क्या काम कर रहा। इस कारण से कंप्यूटर आधारित विशेष प्रोग्राम की सहायता की आवश्यक है। बाद में अनुक्रमों को टिप्पणी कर प्रत्येक गुणसूत्र के साथ निर्धारित किया गया। बाद में ये डिसाइड हो गया कि भाई ये क्रोमोसोम नंबर 1 का टुकड़ा है, ये काम कर रहा है, क्रोमोसोम 2 का ये टुकड़ा ये काम कर रहा है। गुणसूत्र 1 का अनुक्रमण मई 2006 में कंप्लीट हो गया था। अब ये देखिए फिर से बात समझिए। गुणसूत्र 1 का अनुक्रमण मई 2006, ये मानव के 24 गुणसूत्रों में अंतिम था। मानव के 24 गुणसूत्र होते हैं, सोच के बताओ। हाँ बेटा, 22 ऑटोसोम है, एक एक्स है एक वाई है, 24 तरह के गुणसूत्र हैं मानव में। तो मानव में 24 गुणसूत्र, मानव में 24 तरह के गुणसूत्र हैं। होते कितने हैं? 46। और गैमीट में कितने होते हैं? 23। तो 22 जोड़े 44 आपके ऑटोसोम प्लस एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम। वो जो एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम है वो XX हो सकता है या XY हो सकता है। अगर XX है तो फीमेल चाइल्ड, XY है तो मेल चाइल्ड। और गैमीट में 22 ऑटोसोम और या X या Y। फीमेल में हमेशा X और मेल में 2 तरह के स्पर्म, X और Y। ठीक है जी। चलिए, तो मानव के 24 गुणसूत्र में से सबसे आखिरी गुणसूत्र जिसकी सीक्वेंसिंग हुई कौन सा है? वो है गुणसूत्र नंबर 1। ओके, चलिए। तो भैया ये हो गए गुणसूत्रों की सीक्वेंसिंग हो गई। 2006 में गुणसूत्र 1 जो कि आखिरी था, सबसे आखिरी में आके गुणसूत्र 1 की सीक्वेंसिंग हुई। ठीक है, तो ये सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गई। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य, तो एक तो चुनौतीपूर्ण कार्य कंप्लीट हुआ कि गुणसूत्रों की सीक्वेंसिंग हो गई। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य जीनोम का आनुवंशिक और भौतिक नक्शे तैयार करना था, मैपिंग करना था, फिजिकल मैपिंग और हेरिडिटरी मैपिंग करना था। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य जीनोम का आनुवंशिक व भौतिक नक्शे तैयार करना था। तो फिजिकल मैपिंग करना था जीनोम की और हेरिडिटरी मैपिंग करना था। बहुरूपी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पहचान स्थल व दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमों जिसे सूक्ष्म अनंगसंघी कहते हैं। दोहराए गए डीएनए अनुक्रमों में बहुरूपी की उपयोगिता के बारे में अगले खंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे कहते हैं। तो इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए किसको चुना गया? डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए चुना गया बहुरूपी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पहचान, पॉलीमॉर्फिज्म एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन साइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन साइट की पॉलीमॉर्फिज्म और दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमण और रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पर इसकी हम लोगों ने मैपिंग करी है। तो डीएनए मैपिंग का आपसे पूछा जाता है आधार क्या है? ये जो जीनोम कर दिया गया, जीनोम की फिजिकल मैपिंग का आधार क्या है? तो बहुरूपी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पहचान, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक साइट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पॉलीमॉर्फिक साइट का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट पॉलीमॉर्फिज्म उसका, व दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमण व रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसिंग का आधार बना के। तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूप, बहुरूप, मॉर्फिज्म रूप, बहुरूप में मिलना। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो स्पेसिफिक साइट होती है जिसको रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं,
उसमें आप देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म मिलना उस आधार पे, और डीएनए के अनुक्रम रिपीटेटेड हो रहे हैं, जो रिपीटेटेड डीएनए के अनुक्रम का रिपीटिशन बार बार दोहराव, उसके आधार पे मैपिंग, फिजिकल मैपिंग करी गई। तो आपसे ये लाइनें हैं थोड़ी सी क्लिष्ट है, आपको क्या याद रखना कि ये जो हमारा भौतिक नक्शे और जीनोम का आनुवंशिक और भौतिक नक्शे तैयार किए गए किस आधार पे, ये दो बातें याद रख लीजिए। बहुरूपी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पहचान, बहुरूपी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पहचान, और डीएनए के अनुक्रम का दोहराए गए डीएनए के अनुक्रम, इस आधार पर फिजिकल मैपिंग कर दी गई है किसकी, जीनोम की। क्लियर, बस इतनी बातें याद रख लीजिए, जो लाइनें हैं थोड़ी सी क्लिष्ट है। तो अब मानव जीनोम की विशेषताएं, अभी हम लोगों ने उद्देश्य पढ़े थे, अब हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि क्या उनको पता लग गया। जब जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली तो हमको क्या मुख्य बातें पता लगी हैं, हाईलाइट फीचर क्या है, सेलिएंट फीचर क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है। तो मानव जीनोम से प्राप्त जो विशिष्ट हमको लक्षण पता लग रहे हैं या विशेषताएं पता लग रही हैं वो निम्नवत है। मानव जीनोम 3164.7 करोड़ 4 युग्म से बना, तो 3164.7 बेस पेयर का बना। मानव जीनोम 2164.7 बेस पेयर का बना। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित हैं, जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं हैं। मनुष्यों को ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 करोड़ क्षार है। तो औसतन जीन जो हम लोगों में है करीब 3000, उसमें नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, 3000 नाइट्रोजिनस बेसेस से बना हुआ है औसतन। ऑन एन एवरेज ह्यूमन जीन इज मेड अप ऑफ 3000 बेसिस। एक औसतन ह्यूमन जीन जो है वो करीब 3000 बेसिस से बना है। ठीक, सबसे बड़ी जीन जो हम लोगों में डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ बेस मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा जीन, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है। जीन की संख्या 30,000 है, जो पहले के अनुमानित 80 से 1,40,000 से काफ़ी। एस्टिमेटेड जो जीन है ह्यूमन में वो करीब 30,000 है, और पहले एस्टिमेट हम लोग लगाते थे नियर अबाउट 80,000 to 1,40,000 जीन्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि ह्यूमन में होते हैं 80,000 से 1,40,000। लेकिन देखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद कि भाई ऑन एन एवरेज औसतन मानव में जीन जो है करीब 30,000 जीन्स है। खोजे गए जो 30,000 जीन खोजे गए, उनमें से 50% से अधिक जीन के बारे में जानकारी, मोर देन 50% जीन को हम लोग जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। मतलब नियर अबाउट 50% जीन को भी हम लोग जानते ही नहीं क्या काम कर रहे हैं। 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। ये जो पूरा जीनोम है जो 3164.7 बेस पेयर से बना है, उसका केवल 2% भाग ऐसा है जो अपने को एक्सप्रेस करता है और प्रोटीन का निर्माण कराता है। केवल 2% इसका 3164.7 का केवल 2% जीनोम ऐसा है जो अपने को एक्सप्रेस करता है। मानव जीनोम के एक बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है, और बहुत बड़ा भाग मानव जीनोम का रिपीटेटेड डीएनए का बना हुआ है, जो बार बार रिपीट होता है। पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग हैं, जिनमें कभी कभी 100 से 1000 पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति डीएनए ये एक्सपेंडेड डीएनए के फैले हुए भाग हैं, जिसमें कभी कभी जो सीक्वेंस हम लोग बात कर रहे हैं जैसे ATTA ये सीक्वेंस है, तो पता लग रहा है ये 1000 बार रिपीट है, या कभी कभी 100, कभी 1000 बार रिपीट है। जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कूट लेखन से कोई कारण नहीं, तो ये अपने को एक्सप्रेस नहीं करती, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, इनका कूट लेखन नहीं होता। लेकिन इनसे गुणसूत्र की संरचना, गति व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती। लेकिन इनका अध्ययन करके हम गुणसूत्र की संरचना को जान सकते हैं, क्रोमोसोम की रचना को, उसके गतिकी, उसके मूवमेंट्स वगैरह को जान सकते हैं, उसके डेवलपमेंट को जान सकते हैं। गुणसूत्र एक में सर्वाधिक जीन है 2964, व गुणसूत्र वाई में सबसे कम जीन 231 है। रख लीजिए। तो गुणसूत्र एक में, एक नंबर क्रोमोसोम में सबसे ज़्यादा 2968 जीन है, और क्रोमोसोम नंबर वाई में सबसे कम 231 जीन है। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर, अब ये जो हमारा ह्यूमन जीनोम है जो 3164.7 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से बना है,
उसमें आप देखें 1.4 करोड़ जगहों पर अलग 11 क्षार सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जिसे स्निप कहते हैं। केवल एक जगह पे 1.4 करोड़ जगह ऐसी है जहाँ पे पूरे जीनोम में लगभग 1.4 करोड़ 1,40,00,000 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे केवल एक न्यूक्लियोटाइड बदल जाएगा। उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्र व उन जगहों पर रोग के बारे में पता लगाना। चलिए आगे चलें, आसान हो रहा, समझ में आ रहा। उपयोग क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? जो हमें जानकारियाँ मिली उसका क्या उपयोग है, भविष्य में क्या चुनौतियाँ हमें फेस करनी पड़ सकती है। डीएनए अनुक्रमों में पर्याप्त सार्थक जानकारियाँ व शोधों से आने वाले दशकों में जैविक तंत्र को समझने में काफ़ी सहूलियत रही। इनसे प्राप्त जानकारी व शोधों से जो भी सामने आई हैं जानकारियाँ, जो हमें पता लगा है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने में, जैविक तंत्र को समझने में सहूलियत मिल रही है। बृहद कार्य को पूर्ण करने में विश्व के सार्वजनिक व सार्वजनिक क्षेत्र के कई हजार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों रचनाकों का योगदान रहा। तो इसको समझने में, इसकी एनालिसिस में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में विश्व के सार्वजनिक और असार्वजनिक क्षेत्र के कई हजार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, तो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज़ का इसमें योगदान रहा है। एचडी अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है, जो हमारे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सका। तो बायोलॉजिकल जो रिसर्चेज हैं उसमें नए नए डायमेंशंस साथ में ऐड हो सके। प्रत्येक शोधकर्ता एक समय पर एक या कुछ जीन के बारे में अध्ययन कर पाते थे। पहले क्या था कि पहले कोई भी रिसर्चर है, कोई भी काम करने वाला है, इनोवेटर है, रिसर्चर है, वो एट अ टाइम एक या एक से ज़्यादा कुछ जीन पे अध्ययन कर पाता था। लेकिन ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट के बाद नई तकनीकों के आधार पर अब काफ़ी व्यापक स्तर पर व्यवस्थित तरीके से उठने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायता मिली कि आज की तारीख में हम कई सारे जीन्स पे एट अ टाइम काम कर सकते हैं। इससे जीनोम से मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका। तो जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में हम लोग धीरे धीरे अध्ययन कर पाए। उदाहरणार्थ विशेष ऊतकों या अंग या अबुर्द में मिलने वाले अब सभी अनुलेखों, हजारों प्रोटीन, हजारों जीन आपस में जुड़े हुए तार की तरह किस तरह कार्य करते हैं, इसके बारे में जानकारी से जीवन के रसायन को वांछित बनाने में उपयोगी रहा। तो डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स में जो डिफरेंट जीन्स हैं वो आपस में एक मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, तार की तरह जैसे आपस में जुड़े होते हैं। जब हम एट अ टाइम एक से ज़्यादा जीन्स को स्टडी करेंगे तब उनके बीच क्या तारतम्य है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम आसानी से जान पाएंगे। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पे आके ख़त्म। आपसे पूछा क्या जाता कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब चालू हुआ, कितने टाइम का था, क्या उसमें खर्चा था, अगर आप उसको सहेज के रखेंगे जानकारी कितनी बुक्स भर जाएंगी, क्या उसके लक्ष्य थे और क्या उसकी विशेष जानकारियाँ हमें मिली और क्या मेथडोलॉजी थी, जो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस करी है। उनके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उनका आप बैठ के रट्टा मार लीजिए। क्लियर हो गया जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद अगला आपसे मैं लेक्चर में मिलता हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टिल देन गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।